बच्चों, कल हम लोगों ने कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का पहला अध्याय, जिसका नाम था अहमदनगर का किला, हम लोगों ने कल पढ़ा था। और इस पाठ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा का इसमें वर्णन हुआ है। और इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी का कहना है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छाप है वह रहती है। वह अच्छी और बुरी दोनों रूपों में प्रभावित करती है। और इस प्रकार नेहरू जी को जब वो जेल में आए तो उनको बागवानी का भी शौक़ था और उन्हें अंग्रेज़ी सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया वहाँ उन्होंने अपने शौक़ को पूरा किया। और दूसरी जेलों की तरह उन्होंने अहमदनगर के किले में भी बागवानी शुरू कर दी थी। तो वे प्रतिदिन धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाते थे और उनको ज़मीन के नीचे बहुत सारे दीवारों के हिस्से, पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले हैं, लेकिन उन्हें आगे कार्य करने की इजाज़त नहीं मिली। और मनुष्य के मस्तिष्क पर इसकी इतनी छाप पड़ती है कि उन्होंने जब कार्य करने की आगे इजाज़त नहीं मिली तो वे कुदाल छोड़कर कलम थाम लिया और उन्होंने लिखना शुरू किया। और इस तरह से वे भविष्य के बारे में देश की आज़ादी के लिए लिखना चाहते थे। नेहरू जी बराबर सोचा करते थे कि आखिर इनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। और नेहरू जी ने अपने विचारों में अपनी घटना का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि ये आपको अपना पराया का भेदभाव नहीं करते। और ये विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और यही हमें एक सूत्र में बांध कर रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले अध्याय अहमदनगर का किला, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था यहाँ तक। और आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है तलाश। तलाश का अर्थ होता है खोज। और इस पाठ के माध्यम से, अध्याय 2 के माध्यम से नेहरू जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के अतीत में ऐसी दृढ़ शक्ति रही है कि उसे कोई हिला नहीं सकता है। यदि हम 5000 सालों के पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि भारत का मुकाबला पूरा संसार नहीं कर सकता। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती है। तो भारत में ये विशेष बात है कि वो हमेशा एक साथ और एकता के साथ सभी यहाँ पर रहते हैं। तो हम लोग इस पाठ में ये पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला जो शीर्षक है वह है भारत की अतीत की झांकी। इसमें अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत बातें कही गई हैं, नेहरू जी ने वर्णन किया है। तो सबसे पहला शीर्षक है यहाँ पे भारत के अतीत की झांकी। हम लोग सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ।
मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तो नेहरू जी इस पाठ के माध्यम से कहते हैं कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति उनके प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। यहाँ पर शब्द आया है विश्लेषण, और विश्लेषण का अर्थ होता है सही गलत का विचार करना, और प्रतिक्रिया मतलब होता है किसी कार्य के प्रति अपना जो है विचार प्रस्तुत करना। और अवधारणा कहते हैं कि अपने विचार, अवधारणा मतलब विचार, और धुंधला मतलब होता है जो साफ साफ न दिखाई दे। तो धुंधला का अर्थ है यहाँ पे जो हल्का हल्का दिखाई दे, पूरी तरह से ठीक से न दिखाई दे, उसे धुंधला कहते हैं। तो ऐसे विचार जो पूरी तरह से समझ में ना आए, और इस तरह से उनके ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। यहाँ पे ये विचार उनके मन में आते थे। अब आगे है, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो कभी कभी उनके मन में यह विचार आता था कि हमारा देश भारत आखिर क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें ऐसी खास बात क्या है। तो इस तरह से उनके मन में ये विचार आता था कि यह भूतकाल की किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे ये ऐसा भूतकाल में हुआ, भूतकाल मतलब अतीत में हुआ, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या विशेष बात है जिसका कि ये प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जिसके लिए ये पहचाना जाता है, जिसके कारण ये आगे बढ़ा। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, और ये जो है उनको ये लगता था कि ये अपनी शक्ति कैसे खो दिया, क्यों नहीं ये पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा सफल और विकास किया हुआ देश क्यों नहीं बन पाया, विकसित देश क्यों नहीं बन पाया। तो इस तरह से इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी, यहाँ पे बसेरा होने के अलावा, यहाँ रहने के अलावा, इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या का रहने के अलावा और उसके पास ऐसा क्या चीज़ है जिसे वह कहे कि ये हमारे पास विशेष है, ये कुछ ऐसा चीज़ है जो किसी के यहाँ नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। तो ऐसा इसके पास क्या बचा है? आधुनिक विश्व में आज के समय में वह दूसरे देशों से कैसे तालमेल बैठाता है, अर्थात कैसे मिलकर चलता है। तो इस तरह से एक विशाल जनसमूह होने के बावजूद भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे हम जानदार कह सकते हैं, और इसी से वह पूरे विश्व में तालमेल बिठाकर चलता है। अब आगे है अनुच्छेद कि भारत मेरे खून में रचा बसा था। नेहरू जी कहते हैं
कि भारत जो है वो मेरे रग रग में था, यानी कि उसकी कोई भी चीज़ें मुझसे अछूती नहीं थी। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। बाहरी आलोचक मतलब जैसे कि हमारे देश के बारे में दूसरे देश के जो निवासी हैं, जो दूसरे देशवासी हैं, वो हमारे देश के बारे में कुछ कहें, अच्छा या बुरा कुछ कहें। आलोचक का अर्थ होता है सही गलत दोनों धारणाओं को प्रकट करने वाला, वो आलोचक कहलाता है। वो उसकी अच्छाइयों को भी बताएगा और वो उसकी जो कमियां हैं उसको भी बताएगा। तो आलोचक जो है वो दोनों विचारों को, दोनों धारणाओं को लेकर चलता है। तो इस तरह से ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। तो यहाँ पर उस समय जो है नेहरू जी कहते हैं कि एक बाहरी देश के आलोचक की तरह मैंने अपने देश को देखना शुरू किया और जो वर्तमान समय के साथ साथ बीते हुए समय के बहुत से अवशेषों को, बचे हुए जो पदार्थ होते हैं उनको अवशेष कहा जाता है, जिन्हें उसने देखा था और जिसे वो पसंद नहीं करते थे। और एक सीमा तक, एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। तो एक सीमा तक मैं पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। पश्चिमी मित्र से मतलब है यहाँ कोई विदेशी, दूसरे देश का, जो पश्चिमी सभ्यता को मानता हो, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार रहता हो। तो ऐसे विदेशी मित्र के द्वारा इसके बारे में देखा जाता, वैसे ही वो इसे देखते थे। और मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं, यानी कि नेहरू जी के अंदर बहुत सारे विचार उठ रहे थे, बहुत सारी धारणाएं उठ रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? इतने साल बीत जाने के बाद भी वो कहते हैं कि क्या मैंने भारत को पहचाना था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। तो वो कहते हैं कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस हमारे देशवासी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यहाँ जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो भारत का एक हिस्सा भी ठीक से देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। तो नेहरू जी भी कहते हैं कि क्या मैंने भारत को समझ लिया था, पहचान लिया था कि भारत क्या है, और मैंने उसके अतीत में विरासत के, जो हमें हमारे भारत की विरासत है, उसके बड़े हिस्से को खारिज करना मतलब नष्ट करना, बदल देना, इनकार कर देना, खारिज करना, मना करना। तो इसका साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? तो यहाँ पर शंकाएं शब्द आया। शंका का मतलब होता है कि संदेह करना, संशय करना, और टिकाऊ मतलब जो मजबूत हो, और वजूद मतलब होता है पहचान, आधार। तो ये हमारा जो है वो
विरासत के बड़े हिस्से को, उनका अतीत, मैं उसके अतीत के बड़े हिस्से को जो है वो खारिज करना चाहता था। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता, अगर इसके पास कोई ऐसी मजबूत चीज़ नहीं होती, तो वह बहुत कुछ जो अर्थपूर्ण है, जो उपयोगी है, सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की, भारत की सभ्यता को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, इसकी पहचान जो है वो कभी भी बनी नहीं रह सकती थी। और यहाँ की जो ये अच्छी पहचान है, उसका कारण क्या है, वह विशेष बात क्या है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी यहाँ के लोग सभ्य हैं, यहाँ की संस्कृति जो है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। तो ये तत्व आखिर में है क्या, ये चीज़ें हैं क्या? तो इस तरह से नेहरू जी इन सब चीज़ों के बारे में सोचते थे। अब वो कहते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। तो यहाँ पे टीला शब्द आया है। मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। तो टीला कहते हैं मिट्टी या रेत के जमने से, जब मिट्टी और रेत जम जाते हैं तो उससे वो जगह ऊंचा हो जाता है, एक के ऊपर एक जमते जाने से वो कुछ ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से वो टीले पर पहुंच गए थे और उसके चारों तरफ प्राचीन नगर के, प्राचीन काल के डिज़ाइन में बने हुए, आकार में बने हुए नगर के घर और गलियां बिखरी थी, यानी कि चारों ओर जो है वो उसका बनावट दिखाई दे रहा था। और उसका समय क्या था? 5000 वर्ष पहले, जिसका समय बताया जाता है। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यहाँ पर बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चित्र है जिसमें मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार है। तो एक ये विशाल नाली बनी हुई है और उसका वो बना हुआ है जहाँ से कि उसमें पानी बहता होगा। तो इस तरह से ये पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण भी है कि पूरी तरह से, ठेठ का अर्थ होता है पूरी तरह से, ठेठ भारतीयपन यानी कि पूरी तरह से भारतीयता से युक्त होना। भारतीयपन मतलब भारतीयता से युक्त रहना, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। और इसी के कारण आज भी भारतीय सभ्यता जो है वो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण मानी गई है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। और इस तरह से यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी सभ्यता या संस्कृति ऐसी पूर्ण और विकसित थी, इसका ठेठ भारतीयपन हमारी इस आधुनिक सभ्यता का आधार थी। और इसमें एक शब्द यहाँ पर आया है
विकासमान यानी कि जो परिवर्तनशील और विकासमान, विकास की ओर बढ़ता हुआ। तो ये 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। हिला नहीं मतलब कि वह नष्ट नहीं हुआ। उसका वजूद, उसकी पहचान बनी रही। और इस मजबूती का रहस्य क्या है, और जो ये सांस्कृतिक मजबूती बनी रही, इसका रहस्य क्या है, ये जानना है। तो उस समय जो है वो नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिम में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर थे, और इसमें भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, ये सभी मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित भी किया था तथा स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए। तो इस तरह से वे जानना चाहते थे कि इस सांस्कृतिक आधार का, इसका रहस्य क्या है। रहस्य मतलब उसके अंदर ऐसी क्या बात है, छिपा हुआ होना। रहस्य का मतलब छिपा हुआ होना। अब आगे है, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। यहाँ पर साहित्य कहते हैं कि उस भाषा में लिखा गया जो ग्रंथ होता है, किताब, वो साहित्य कहलाता है। और तेजस्विता मतलब प्रकाशमान। विचारों की तेजस्विता यानी कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे विचार, और उनकी चमक, विचारों की तेजस्विता यानी चमक अर्थात अच्छे अच्छे विचार। और भाषा की स्पष्टता यानी कि सरल और आसान शब्दों में, भाषा में अपनी बातें जहाँ कही गई हों, तो भाषा की स्पष्टता थी। यानी कि कोई ऐसी शब्द या ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं था जो न समझ में आए, तो स्पष्ट भाषा थी। और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि। सक्रिय मस्तिष्क, इस शब्द का अर्थ है सक्रिय मतलब जो हमेशा नई नई सोच में लगा रहने वाला, और मस्तिष्क मतलब बुद्धि। तो इस तरह से जो हमेशा सक्रिय रहता हो, जहाँ हमेशा विचार बनते रहे हों, और उसकी समृद्धि ने, विचारों की समृद्धि ने, सक्रियता ने, बुद्धि की सक्रियता ने, समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। और इस तरह से समृद्धि यानी कि भरपूर, बहुत अधिक जो है, जहाँ पे बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग किया गया हो, सक्रियता रही हो, हमेशा उसमें नए नए ज्ञान आते रहूं, तो उसने इस पर गहरा प्रभाव डाला था। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। जो लोग यहाँ चीन, पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे, मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। तो इस तरह से वे जो भारत में फारस, मिस्र,
और इन जगहों से जो है वो आने वाले, नेहरू जी ने ऐसी जगहों से आने वाले विदेशी विद्वान यात्री जो चीन, पश्चिमी व मध्य एशिया से आए थे और उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। तो इन्होंने उससे जो है ज्ञान प्राप्त किया और पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना, भारत की चीज़ों के बारे में जाना और इस तरह से मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। दंत कथा कहते हैं लोगों द्वारा कही जाने वाली कथाएं, जिसका वर्णन लोग करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई कहानियाँ, कथाएं, उनके साथ निकट संबंध है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये उसको भी जानते थे और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि विचारों और साहित्य ने तो उनको प्रभावित किया ही, और वहाँ के पहाड़ और कश्मीर में मिलने वाली वहाँ के विचारों को, वहाँ के लोगों से उनका जो विशेष जुड़ाव बना और उनका जो रिश्ता बना वो उन्हें बहुत आकर्षित करता था। और इस तरह से वे महान बड़े बड़े पर्वतों से निकलकर भारत के मैदानी इलाकों में जो नदियाँ बहती हैं, और उन विशाल नदियों ने भी नेहरू जी को बहुत आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत मतलब जिसकी गिनती न की जा सके, ऐसे अनगिनत पहलुओं की मतलब उन बातों की, घटनाओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फ़ौजें आती रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इंडस या सिंधु, जिसके नाम पर ही हमारा देश इंडिया या हिंदुस्तान कहलाया, और इसमें बहुत सारी जातियाँ और काफिले, कबीले भी और फ़ौजें भी यहाँ पर रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो इस तरह से भारत की इस अनुच्छेद में वे नेहरू जी हिमालय में भी घूमते रहे और उन्होंने कई दंत कथाओं के साथ निकट संबंध जो है बनाए और इंडस या सिंधु के नाम पर
न जाने हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। यमुना के चारों ओर नृत्य और नृत्य उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। भारत की नदी गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो इस प्रकार आज हम लोग दूसरे अध्याय में यहाँ तक पढ़े कि नेहरू जी ने किस तरह से अपने भारत का वजूद जो है जानने की कोशिश की। अब इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।